हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान टेनेंसी एक्ट। जो जेडीए जेएलओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले हमने स्टाम्प एक्ट को पूरा कवर किया हुआ है और टेनेंसी एक्ट में भी डेफिनेशन क्लोज तक कंप्लीट कर लिया और आज से हमें करना है सेक्शन 6 से। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 6। पजेसर्स ऑफ राइट एक्सेट्रा इंक्लूड देयर प्रीडिसर एंड सक्सेसर। यानी अगर इस एक्ट में किसी व्यक्ति को ये कहा गया है कि वो पर्सन इन पोजीशन है, यानी जिसने ज़मीन को होल्ड करके रखा है, तो उसमें सिर्फ वो एक पर्सन इंक्लूड नहीं है, बल्कि उसमें उसका प्रीडिसेसर और सक्सेसर भी इंक्लूड है। प्रीडिसेसर यानी जो एंसेस्टर्स उससे पहले जो भी हुए हैं पूर्वज, और सक्सेसर यानी आने वाले जो वारिस है, हायर्स है, वो दोनों इंक्लूड होंगे। तो अप्लाइज टू ऑल रेफरेंसेस टू पर्सन possessing राइट, टाइटल और इंटरेस्ट इन लैंड ऑटोमेटिकली इंक्लूड देयर प्रीडिसेसर, यानी प्रीवियस जो ऑनर है, होल्डर है, यही माना जाएगा कि उनके पास में भी वो ज़मीन है, उन्होंने ज़मीन होल्ड कर रखी है, और इसमें सक्सेसर भी इंक्लूड है। तो ये है सेक्शन 6। ये सेक्शन ये इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ लीगल राइट अक्रॉस जनरेशन एंड ट्रांसफ़र। जनरेशन टू जनरेशन जो ट्रांसफ़र होती है, फ्लो ऑफ राइट्स और कंटिन्यूटी के बारे में ये सेक्शन बात करता है। इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 6। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 7 की। सेक्शन 7 बात करता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ टू द स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकार को प्रोविजन या प्रावधानों का लागू होना। सेंटर, इसमें ये कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये कहता है द एक्ट अप्लाइज टू लैंड हेल्ड बाय द टेनेंट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एज इफ द स्टेट वर द लैंड होल्डर एक्टिंग थ्रू द तहसीलदार। यानी ये कह रहा है कि ये एक्ट गवर्नमेंट पे भी अप्लाई होगा, गवर्नमेंट पे भी अप्लाई होगा। मान लीजिए कोई टेनेंट है, यानी किसान, जिसने कोई स्टेट गवर्नमेंट से कोई ज़मीन ली है खेती करने के लिए, तो उस पर ये टेनेंसी एक्ट के प्रोविज़न लागू होंगे। और फिर स्टेट को कैसे कंसिडर किया जाएगा? स्टेट को किया जाएगा लैंड होल्डर की तरह कंसिडर किया जाएगा। और स्टेट की जगह की ओर से कौन रिप्रेजेंट करेगा? तहसीलदार स्टेट की ओर से रिप्रेजेंट करेगा। ये सेक्शन 7 बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी टेनेंसी एक्ट के प्रोविज़न लागू होंगे। सेक्शन 8 बात करता है पावर टू एक्ट थ्रू एजेंट। ये सेक्शन तब काम आता है जब लीगल प्रोसीडिंग में प्रॉक्सी या एजेंट के रोल को डिफाइन करना हो। यानी एजेंट में बी अथराइज्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर टू एक्ट फॉर ए लैंड होल्डर और टेनेंट। यानी लैंड होल्डर की जगह उसका अथराइज्ड एजेंट या टेनेंट भी काम कर सकता है। और प्रोसेस सर्वड ऑन एंड नोटिस गिवन टू द एजेंट आर एज इफेक्टेड एज सर्व्ड ऑन द लैंड होल्डर एंड टेनेंट इन पर्सन। अगर एजेंट को कोई लीगल प्रोसीडिंग या कोई भी नोटिस दिया जाता है तो वो ये समझा जाएगा कि वो नोटिस खुद लैंड होल्डर को मिला है। ठीक है। द सर्विस प्रोसेस गिविंग नोटिस टू द पार्टी इज एप्लीकेबल टू द एजेंट। और जो भी नोटिस दिया जाएगा वो एजेंट को भी लागू हो जाएगा। कब? सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर मस्ट बी गवर्न बाय सीपीसी। अगर सारे प्रोविज़न जो भी होंगे वो सीपीसी के प्रावधान लागू होंगे, जब तक कि खुद सीपीसी में ये पॉइंट ना दिया गया हो कि ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। जैसे सेक्शन 5 में रेवेन्यू बोर्ड से रिलेटेड है, उस तरीके से। तो कंक्लूजन ये निकल के आएगा कि जो भी डीलिंग है, जो एजेंट शेल बी डीम्ड टू बी द एक्टिंग अंडर द अथॉरिटी ऑफ हिज प्रिंसिपल। अगर एजेंट कोई भी काम करता है तो वहाँ ये समझा जाएगा कि वो प्रिंसिपल की अथॉरिटी में काम कर रहा है। ही और शी हैज़ द अथॉरिटी ऑफ हिज प्रिंसिपल। सेक्शन 9 है खुदकास्ट राइट, खुदकास्ट के अधिकार। यानी खुदकास्ट राइट मीन्स द राइट कन्फर्म्ड ऑन होल्डर ऑफ खुदकास्ट बाय दिस एक्ट और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन द होल और एनी पार्ट ऑफ स्टेट। यानी खुदकास्ट अधिकार वे होते हैं जो किसी व्यक्ति है और उसके पास में ज़मीन है और वो ज़मीन का मालिक है और खुद ही उस ज़मीन पर खेती करता है, तो उसको जो अधिकार मिलते हैं, चाहे वो इस एक्ट के तहत हो, टेनेंसी एक्ट के तहत या किसी अदर लॉ के तहत हो, तो उन्हें वो जो अधिकार होते हैं उन्हें कहते हैं खुदकास्ट अधिकार। यानी खुदकास्ट अधिकार से तात्पर्य है खुदकास्ट के धारक यानी लैंड होल्डर इस अधिनियम द्वारा या किसी अदर एक्ट के द्वारा किसी भी हिस्से में लागू किसी अन्य कानून द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों से, चाहे वो इस एक्ट के द्वारा प्रदान किए गए हो या किसी अन्य एक्ट के तहत प्रदान किए गए हो, तो उसे कहते हैं खुदकास्ट के अधिकार।
फिर है सेक्शन 10, सक्सेशन एंड ट्रांसफ़र। सक्सेशन यानी उत्तराधिकार में चले जाना या फिर ट्रांसफ़र। सो सबसेक्शन फर्स्ट बात करता है सक्सेशन की और 2 बात करता है ट्रांसफ़र की। तो खुदा का राइट शेल इवॉल्व अपॉन द पर्सन हु सक्सीड टू द स्टेट ऑफ एन एस्टेट होल्डर। यानी मान लीजिए अगर एस्टेट होल्डर की डेथ हो जाती है तो खुदकास्ट का जो अधिकार है वो उसके सक्सेसर को मिल जाएगा। ओके, लेकिन जनरल रूल तो ये है कि ट्रांसफ़र सक्सेशन में तो जा सकता है लेकिन उसको आराम से ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। ट्रांसफ़र इज़ रिस्ट्रिक्टेड। खुद का नॉर्मल ज़मीन की तरह अपनी ज़मीन को हर किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। 3 एक्सेप्शन इसमें दे रखे हैं कि वो एक्सचेंज कर सकता है, पार्टीशन कर सकता है या मेंटेनेंस के लिए उसको गिफ्ट के तौर पर रख सकता है। एक्सचेंज भी कैसे? ज़मीन के बदले ज़मीन। पार्टीशन यानी अपनी ही फैमिली में उस ज़मीन के टुकड़े हो रहे हैं और पार्टीशन में जा रहा है, या फिर वो मेंटेनेंस के लिए गिफ्ट के तौर पर रख सकता है उस ज़मीन को, तो इस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकता है। तीसरा सबसेक्शन कहता है अगर वो एक्सचेंज करता है तो ऑन द एक्सचेंज ईच पार्टी शैल हैव द सेम राइट इन द लैंड रिसीव्ड एज दे हैड इन द लैंड गिवन। यानी अगर वो एक्सचेंज करता है तो प्रत्येक पक्ष के पास वही अधिकार होगा जैसे कि उनके पास दी गई भूमि में था। दोनों को देने मतलब एक्सचेंज यानी एक ज़मीन के बदले दूसरी ज़मीन को करना है तो सेम राइट होंगे दोनों पार्टीज़ के पास में। ये सेक्शन 10 बात करता है। सेक्शन 11, रिस्ट्रिक्शन ऑन लेटिंग ऑफ खुदकास्त। यानी खुदकास्त अपने अधिकारों को लेटिंग ऑफ नहीं कर सकता, यानी किराए पर या बटाई पर नहीं दे सकता। जनरल रूल ये है कि खुदकास्त जो ज़मीन होती है वो किसी को भी नहीं दी जा सकती। नो खुदकास्त शैल बी लेट बाय आउट, ये इसका फंडामेंटल है। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें, सेक्शन 45 और 46 जो बात करता है अगर होल्डर विडो हो या माइनर हो या फिर डिसेबल हो, इन 3 कंडीशन में खुदकास्ट अपनी ज़मीन खेती के लिए किसी और को दे सकता है। और अगर इसका वायलेशन हुआ तो ये किसमें होगा? सेक्शन 12 में होगा। सेक्शन 12, इंस्टिंक्शन ऑफ खुदकास्त राइट, यानी खुदकास्त के अधिकार की समाप्ति। हमने अभी पढ़ा कि सेक्शन 11 में अगर कोई खुदकास्त अपनी ज़मीन को दे देता है, सेक्शन 11 का अगर वायलेंस करता है तो सेक्शन 12 में ये उसके अधिकार समाप्त हो जाएंगे। कैसे होंगे? अगर उसने उत्तराधिकार की कमी, यानी धारक की मृत्यु तो हो गई लेकिन कोई कानूनी वारिस उसके पीछे नहीं है तो ऐसे में वो अधिकार समाप्त हो जाएगा। ट्रांसफ़र इन प्रोहिबिटेड मैनर, जो प्रतिबंधित तरीके से हस्तांतरण किया है तब अधिकार समाप्त हो जाएगा। और अगर किसी अन्य को खेतदारी अधिकार प्राप्त हो गया है तब ये अधिकार समाप्त हो जाएगा, या खुद खेतदार बन जाता है तब ये अधिकार समाप्त हो जाएगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है एमसीक्यू के लिए। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो ऐसे सिचुएशन में उसको खुदकास्ट के अधिकार समाप्त हो जाएंगे। कोई सक्सेसर नहीं है, या उसने गलत तरीके से पे कर दिया, या इलीगल उसने लीज पे दिया है अपना, या खेतदारी अधिकार उसके समाप्त हो गए, या खुद ही वो खेतदार खुदकास्ट जो है वो खेतकार बन गया, तो ऐसे सिचुएशन में अधिकार सारे समाप्त हो जाएंगे। सेक्शन 13, खेतदारी राइट्स अपॉन रिजेम्पशन और अबोलिशन। अबोलिशन यानी कब तो उनका उन्मूलन हो जाएगा, रिजेम्पशन यानी कब उनको वापस मिल जाएगा, खेतदारी अधिकार कब वापस मिल सकते हैं, पुनः ग्रहण कब किया जा सकता है। सेक्शन 2 पॉइंट पे बात कर रहा है, एक तो कब तो पुनरुत्थान होगा एस्टेट का और कब उसका उन्मूलन होगा। जनरल रूल ये है कि जब स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किसी एस्टेट को ख़त्म किया जाता है तो एस्टेट होल्डर जो खुदाकस्त कर रहा था या है वह अब खेतदार टेनेंट बन जाएगा। खुदकास्त से क्या बन जाएगा? वो खुदकास्त से टेनेंट खेतदार बन जाएगा। जनरल रूल तो ये है। खेतदार बनने पर वे सब राइट जो खेतदार के होते हैं वो उस खुदाकास्त को चले जाएंगे। यानी खुदकास्ट धारण करने वाला व्यक्ति एस्टेट धारक स्वचालित रूप में खेतदार के रूप में उन्नत हो जाएगा। खुदकास्ट किस में कन्वर्ट हो गया? खेतदार में। इसके अलावा जो 1959 में एक्ट से जब अबोलिशन हुआ था किसका? जमींदारी और बिस्वेदार का जब अबोलिशन हुआ था तो उनको भी अब खेतदार ही माना जाता है और वे भी सब क्या होंगे? ऐसी ज़मीन के मालिक माने जाएंगे। और अगर गलत तरीके से प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया है तो जो ज़मीन लेने वाला व्यक्ति है वो खेतदार टेनेंट बन जाएगा। तो यहाँ कब पुनरुत्थान होगा, कब उन्मूलन होगा, इसके बारे में बात की गई है।
सेक्शन 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें है काश्तकारों के वर्ग दे रखे हैं, क्लासेस ऑफ टेनेंट की काश्तकार में कौन कौन आएगा, ये 4 दे रखे हैं और ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला खेतदार टेनेंट इसमें आएगा। दूसरा जो मालिक होगा, चाहे वो बिस्वेदार हो या जमींदार हो, या टेनेंट ऑफ खुदाकास्त, खुदकास्त का जो टेनेंट है वो भी इसमें आएगा। और क्या आएगा, गैर खेतेदार टेनेंट, इसमें गैर खेतेदार टेनेंट भी आएगा। तो ये 4 व्यक्ति इसमें आते हैं, किसमें, टेनेंट में, ये हमें याद रखना है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सेक्शन 15 से। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।